चेक चेक चेक। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। तो आप देखिए कि जैसे अलग अलग किंगडम्स की हमने क्लासिफिकेशन के बारे में किया, ऐसे ही इसकी भी क्लासिफिकेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होने वाली है वो देखते हैं। किंगडम प्लांटी या फिर प्लांट किंगडम। आप देखो इसमें क्या है, एक होता है अनडिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स, दूसरा होता है डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स। अब जो अनडिफरेंशिएटेड है यानी कि जिसमें अलग अलग आप देख नहीं पाएंगे कि भैया कौन सा पार्ट कौन सा है। जैसे कि एल्गी है, अगर मैं बोलूं कि भैया एल्गी के अंदर है पत्तियां कौन सी है, स्टेम कौन सी है, रूट्स कौन सी, क्या आप बता सकते हैं? आप देख के बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। काई जो हो जाती है, कई जगह पे हरी हरी काई जम जाती है, वो उससे आप एग्जाम्पल समझिए। तो वो हो गए थैलोफाइटा, ठीक है। उनमें जो है अलग अलग एल्गी आ जाएंगी आपकी, और इसके भी आगे बहुत सारे टाइप बनते हैं, ठीक है भाई। तो वो टाइप्स बहुत ज़्यादा अपने को डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर तो क्या हो जाएगा कि ये वो वाली बायोलॉजी हो जाएगी कि किसी ने कोर्स सब्जेक्ट ले रखा है, आगे बायोलॉजिस्ट बनना है, तो उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बस मेन मेन अपने को पता होना चाहिए। अभी डिटेल में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ेंगे इसके बारे में, ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। फिर दूसरा आता है आपका डिफरेंशिएटेड प्लांट्स, यानी कि जिसके अंदर सभी पार्ट्स के बारे में कि ये स्टेम है, ये लीफ है ना। जैसे ये देखिए अलग अलग पौधों को देख के आप तुरंत बता सकते हैं अच्छा ये भाग ये है, ये भाग ये है, तो वो होता है डिफरेंशिएटेड। इसमें भी क्या है, विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू और विद स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर, मैंने बताया भी है ना आपको, या फिर फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे मैं जाइलम के बारे में बताया था, फ्लोएम के बारे में बताया था। तो एक ऐसे हैं बरियोफाइटा जिनके अंदर ये हाईली डेवलप्ड नहीं है, बिल्कुल ही है ही नहीं, यही समझिए। और दूसरे हैं जिनके अंदर ये है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएंगे जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार मैं ये चीज़ दिखाने नहीं आऊँगा आपको। जैसे हमने मोन्ड्रा में किया था, प्रोटिस्टा में किया था, वैसे ही यहाँ भी है ना, वैसी चीज़ यहाँ हमें देखने को मिल रही है। अब जो है विद स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू में भी आगे दो भाग हैं, एक है जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे हैं जो सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। अब जो सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं टेरिडोफाइटा, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ हैं, है ना, वो कोई ऐसा कोनीफेरस सा बन रखा है, कोई लंबी लंबी पत्तियों वाला है ना, वहाँ ये जो है ये सारे के सारे टेरिडोफाइटा में आएंगे, जहाँ पे कोई ना कोई आपको बीज दिखाई नहीं दे रहा है ना। पेड़ तो दिखाई दे रहा है, कोई बीज अलग से नहीं दे रहा, लेकिन वहीं पे आप देखिए कि जैसे पेड़ तो गेहूं के भी हैं, बाजरे के भी हैं, लेकिन उनके ऊपर आपको छोटे छोटे बीन्स दिखाई दे रहे हैं ना। तो वो कौन से हो गए, वो हो गए जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सीड्स को, है ना। मटर हो गया। तो इस तरीके से इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम भैया दो भागों में बांट के बोलेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते तुरंत से। इनको दो भागों में कैसे बांटेंगे, एक है नेक्ड सीड, जिसको आप नंगी आंखों से उन सीड्स को देख सकते हैं। दूसरा है सीड्स इनसाइड फ्रूट्स, ठीक है भाई। तो ये दो तरह के, जिन सीड्स को आप ऐसे ही देख सकते हैं, जिनके भी सीड्स को, वो जो हो जाएंगे वो जिम्नोस्पर्म हो जाएंगे, ठीक है भाई। जैसे सूरजमुखी का फूल रहता है, आप सूरजमुखी के फूल में आराम से देख सकते हैं कि ये भैया इतने सारे सीड्स हैं। लेकिन वहीं पे जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसके जो सीड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं। जैसे आप देखिए कि टमाटर में, बैंगन में, या सेब के अंदर बीज हैं, मतीरे के अंदर बीज हैं, है ना। वो जो है आपको बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो जो है आपको अंदर दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि जब काटेंगे तब दिखाई देंगे, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो ये जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, ये मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दिया। एंजियोस्पर्म को भी आगे बांटा जा सकता है मोनोकोट में, डाइकोट में, है ना। कोटिलेडन्स होते हैं, उसके बारे में अभी थोड़ा सा देखेंगे, बट ये मैंने एक ओवरऑल व्यू दिया है आपको, ठीक है भाई। चलिए तो चलो इसके बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे थैलोफाइटा की मैंने बात की है। तो ये जो रहते हैं इनको आप ऐसे भी बांट सकते हैं कि क्रिप्टोगैम हो गए, एक फनेरोगैम हो गए। फिर क्रिप्टोगैम को तीन भागों में थैलोफाइटा, बरियोफाइटा, टेरिडोफाइटा में बांट सकते हो। ऐसी जो फनेरोगैम हो गए उसको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांट सकते हो। यानी कि इनके भी अलग अलग आप नाम दे सकते हो। इनको क्रिप्टोगैम्स बोल सकते हो जो इस तरफ वाले हैं अनडिफरेंशिएटेड वाले, और जो डिफरेंशिएटेड वाले हैं उनको फनेरोगैम्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये नाम भी आप ध्यान रख लेना, कई बार क्लासिफिकेशन पूछ लेता है तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए नामों का, ठीक है भाई। चलिए अब जो हम बात करने वाले, सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स की बात करने वाले हैं। यानी कि इसके अंदर ये तीन भाग आते हैं, थैलोफाइटा, बरियोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो इनके बारे में, तीनों के बारे में हम जानेंगे। आप देखो कि जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा में क्या है कि एल्गी जो होता है इसका सोल मेंबर होता है, ठीक है। थैलोफाइटा का जो है इसका मेन मेंबर क्या है, सारा का सारा खेल कहाँ पे टिका हुआ है, एल्गी पे टिका हुआ है। और ये जो है ये एल्गी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्योंकि आप देखिए कि एल्गी ये
जैसे बहुत सारी काई दिख रही है, ऑब्वियस ही बात है हरे हरे रंग का है तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, तो जो धूप पड़ेगी उससे फोटोसिंथेसिस करेगा। और सबसे कमाल की बात है कि इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे ये बहुत सारी ऑक्सीजन भी छोड़ेगा, है ना। तो यानी कि इसके आसपास का इन्वायरमेंट ऑक्सीजन से रिच होता है, ये आपको ध्यान देना। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया देखो ना बहुत बड़ा है, पूरे पानी में ऐसे फैला हुआ है, तो उसका मतलब है कि जब उतने सारे सरफेस एरिया के ऊपर सनलाइट गिर रही है और इतने सारे सरफेस एरिया से ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। इसके बहुत मज़ेदार यूसेज भी हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आगे की एस्ट्रोनॉट्स इसको कैसे यूज़ करते हैं, मेडिसिनल पर्पस कैसा है, ठीक है। फ्यूल के तौर पे अलग यूज़ होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऑटोट्रॉफिक है, खुद अपना फूड बनाता है, और एक्वेटिक जो है पूरा का पूरा इसका हैबिटेट है, पानी में रहता है। फिर इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे स्पायरोगायरा का आपको पता होगा, रेड एल्गी का हो गया, ग्रीन एल्गी का हो गया, जैसे साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया एक ये पेपर में पूछा गया था, तो ये क्या कौन सी एल्गी होती है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया था एक बार पेपर में। फिर उसके बाद देखिए कि आप देखो कि जो कार्बन फिक्सेशन है, जो कि अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन हाई हो जाएगी और कार्बन को ये यूज़ कर लेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बन फिक्सेशन। यानी कि एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा कम किया और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया, तो वो कार्बन फिक्सेशन का मैक्सिमम आप सोचिए 50% काम तो यही कर रही होती है, एल्गी ही कर रही होती है पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में, कि फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेगी और ऑक्सीजन को वहाँ पे छोड़ेगी, ठीक है भाई। और वो मैंने बताई दिया कि काफ़ी ऑक्सीजन रिच इसके आसपास का इन्वायरमेंट रहता है। फिर जो सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी जो होती हैं, जैसे रेड और ग्रीन एल्गी हैं बहुत सारी, इनके अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है। किसके अंदर होता है? रेड और ग्रीन एल्गीज के अंदर हमें रेड और ब्राउन एल्गीज के अंदर ये हाइड्रोकोलाइड हमें देखने को मिलते हैं। इनका मतलब क्या होता है? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास वो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी हाई होती है, और ये जो है अलग अलग इनके नाम भी दिए गए। जैसे कि अगर ये ब्राउन एल्गी में रहेगा तो उस हाइड्रोकोलाइड को हम क्या बोलेंगे? एल्गिन बोल देंगे। लेकिन वहीं पे अगर ये रेड एल्गी में होगा हाइड्रोकोलाइड तो इसको क्या बोल देंगे? कैरेजेन बोल देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, और इसके बहुत सारे कमर्शियल यूजेज है, और इवन पूछा भी गया पेपर में, इसीलिए मैंने लिखा है। ये हिंदी वाले बालकों के लिए पूरे का पूरा पढ़ लेना आप। आगे नेक्स्ट आपका आता है थैलोफाइटा के अंदर ही, कि एल्गी जो है वो क्या कर रही है? एक्वेटिक फूड चेन के लिए बेहद एसेंशियल है, वो मैंने सब बता ही दिया। ऑक्सीजन वगैरह की प्रोडक्शन होती है, ये मैंने बता दिया आपको। अब कमाल की चीज़ बताता हूँ आपको। पता है कि जो अंबानी साहब हैं, अंबानी साहब बहुत सारी एल्गी के भंडार को इकट्ठा किए हुए हैं अपनी बड़ी बड़ी लैब्स के अंदर, लेबोरेटरीज़ के अंदर, गोदामों के अंदर। आप देखिए कि अभी तो गेहूँ की बात चल रही थी कि गेहूँ को कैद करना है, लेकिन यहाँ पर आपको कमाल की चीज़ जिसके ऊपर लोग का ध्यान ही नहीं है, एल्गी को कैद किए हुए हैं बहुत सारी को, है ना। आप सोचेंगे कि इतनी एल्गी को कैद करके आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगले 40-50 साल के लिए अगले फ्यूल तैयार कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स तैयार कर रहे हैं, है ना। तो वो बायोफ्यूल तैयार करने के लिए एल्गी का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए एल्गी के भंडार को जो है जोड़े हुए हैं अंबानी साहब। बहुत फ्यूचर की लेकर चलते हैं रिलायंस वाले जो होते हैं। ये ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ आज की डेट का सोचते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस अगले 50 साल 100 साल में क्या होगा, उस हिसाब से फ्यूचरिस्टिक होकर सारी की सारी चीज़ों को चलते हैं। और धीरे धीरे वो इकोसिस्टम जब आता है तो इनके पास सब कुछ रेडी होता है, तुरंत सप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यही तो खेल है, नहीं तो इतनी फास्ट कोई कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। तो उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आप 10 साल के बाद अगर बायोफ्यूल की जरूरत है तो तुरंत आप सोचो कि नहीं अब मेरे पास इतनी एल्गी आ जाए। जी नहीं, 10 साल तक अगले इकट्ठी करेंगे, बनाते रहेंगे, इकट्ठी करते रहेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, करते रहेंगे। तालाब पता नहीं कितने कितने अगलों ने ले रखे हैं, ऐसा हाल चल रहा है। उसके बाद एक मटीरियल है अगर क्या होता है? अगरबत्ती मत समझ लेना। ये क्या है? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। ये दोनों क्या हैं? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी होती हैं, यहाँ से ही हमें एक सब्सटेंस मिलता है अगर। ये अगर क्या होता है? ये माइक्रोबियल ग्रोथ के थ्रू ना बहुत सारी जो आपकी आइसक्रीम्स होती हैं, जेलीज होती हैं, उनको बनाने में इस्तेमाल होता है, और ये खुद भी जेली जैसा ही दिखता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आइसक्रीम की प्रिपरेशन में, जेलीज की प्रिपरेशन में इसका बहुत यूज़ होता है। मैंने बोला प्रैक्टिकल यूसेज जो है ना पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ये पूछा गया है एग्जाम्स में, तो ये दोबारा भी आ सकता है। इसके बाद इसमें बता रखा है कि इसकी अलग अलग टाइप की स्पीशी कौन कौन सी हो सकती है। पोरीफेरा हो सकती है, लेमिनेरिया हो सकती है, सरगैसम हो सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है, अगर कोई पूछ ले कि ये बताओ लेमिनेरिया क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एल्गी की ही एक स्पीशी है, ठीक है। इवन क्या है, मैनी स्पीशीज मैरीन एल्गी की जो होती है वो इसको फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप समझो कि दो
नॉन सिमिलर है ना, एक अलग साइज का एक अलग साइज का जो है ये आएंगे दो गैमेट्स और आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है, फ्यूज़ कर जाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या हम बोल देते हैं, एनिसोगैमस बोल देते हैं, एनिसोगैमी बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो इससे क्या है, ये प्रोडक्शन करते हैं। फिर आप देखिए, अच्छा एक कमाल की चीज़ ये भी होती है कि इवन आप एल्गी को यूँ डिवाइड कर दोगे ना, जैसे आधी बांट दी तो वो एल्गी अपनी ग्रो कर जाएगी, ये अपनी कर जाएगी, फिर उसको बांट दो, फिर वो अपनी कर जाएगी, वो अपनी कर जाएगी, इस तरीके से भी इसका चलता है सिस्टम। फिर इसके आगे जो है अगर ग्रीन एल्गी को डिटेल में देखें तो उसको ओवरऑल नाम क्या दिया गया है, क्लोरोफिकी दिया गया नाम, ये होती है ग्रीन एल्गी। अब ये जो है कॉमनली ग्रीन एल्गी के अंदर ही पाया जाता है सब्सटेंस है ना, क्लोरोफिकी, तो इसीलिए इसको ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं कॉमनली। एंड एक साइनोबैक्टीरिया का मैंने बताया था वो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना। तो ये जो है ये प्लांट बॉडी जो इनके अंदर होती है तीन टाइप की हो सकती है, एक यूनिसेलुलर हो सकती है जिसमें एक ही सेल हो, एक कॉलोनियल हो सकती है जिसमें एक ही टाइप के बहुत सारे सेल हो, एक हो सकती है फिलामेंटस जिसके अंदर मैंने बताया था ना इस तरह के कईयों सब्सटेंसों के साथ ऐसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो एक ऐसे भी हो सकती है ना। और जो साइनोबैक्टीरिया है वो तीनों में से कोई भी टाइप का हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया भाई, पढ़ लेना अच्छे से। आगे जो है इसके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल पेरेनोइड्स लोकेटेड इन दी क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो अपना फूड है वो कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, उस कभी भी पेपर में आए तो आप बता सकते हैं कि पेरेनोइड्स जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है पेरेनोइड्स के अंदर अपना फूड जो है स्टोर करके रखते हैं। अगर आए एग्जाम में तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर सकते हैं और आया भी हुआ है ये एग्जाम में, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही यहाँ पे डाले हैं। फिर उसके बाद जो ग्रीन एल्गी है दे हैव रिजिड सेल वॉल, जो ग्रीन एल्गी होती है ना उसकी सेल वॉल जो बहुत मजबूत होती है। अब जो इनर लेयर है, इनर लेयर जो होती है वो होती है सेलुलोज की बनी, सेलुलोज की। वहीं पे जो आउटर लेयर इसकी बनी होती है वो किसकी बनी होती है, पेक्टोज की, पेक्टोज की, ठीक है भाई। तो यानी कि ये जो सेल वॉल होती है ये बेहद मजबूत होती है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कॉमनली फाउंड जो ग्रीन एल्गीज होती हैं वो कौन सी हैं, उनके नाम मैंने वोल्वॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगैरा हो गया, ये सब आप नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा एक इसमें खास नाम है क्लोरेला, क्लोरेला भी एक ग्रीन एल्गी है, इसके बारे में क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए, आगे भी आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है खास इसमें, देखो ये जो एल्गी है ना ये इसको स्पेसक्राफ्ट एल्गी भी बोला जाता है। जब कोई साइंटिस्ट ऊपर जाते हैं, जैसे अभी आपको पता सुनीता विलियम्स है जो 8 महीने के लिए ऊपर स्पेस में फंस गई है ना, जो अपना स्पेस स्टेशन है वहाँ पे 2 साइंटिस्ट थे, तो वो अब वहीं फंस गए हैं, तो फंस गए हैं क्योंकि जिस पे गए थे जिस यान पे उसके अंदर बहुत कमियां थी है ना। तो अब अगर वापस आते तो कल्पना चावला वाला केस दोहरा सकते थे, तो गड़बड़ हो जाती है ना, तो क्यों जान का खतरा लेना, तो उस यान को यूं ही मंगा लिया गया। अभी भारत भी एक यान बना रहा है ना, तो उसमें भी टाइम लगेगा, तो उसके अंदर पहले भारत वाले क्या करेंगे, एक पुतले को बिठा के भेजेंगे, ठीक है। हालांकि नासा ने ये ट्राई ऑलरेडी कर लिया था, तभी तो लोगों को भेज रहा है, लेकिन भारत वाले जो है ये करेंगे खुद से ट्राई पुतले के साथ, फिर बाद में जो है मानव के साथ ट्राई किया जाएगा। चलिए एनीवेज, तो स्पेस क्राफ्ट से बात ये है कि जब वो ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और जो खुद जो एस्ट्रोनॉट है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो कहाँ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं तो खपानी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं स्पेस क्राफ्ट में क्लोरेला एल्गी को रखते हैं। अब वो क्लोरेला एल्गी क्या करती है, इसको एल्गी को चाहिए ही क्या है, सनलाइट चाहिए, ऊपर भरपूर है सनलाइट, कोई दिक्कत ही नहीं है, और मिनरल्स चाहिए थोड़ा बहुत है ना, और पानी में ये रहती है, तो उतना कमाल ले जाते हैं और वो एल्गी को ये स्पेस क्राफ्ट में रखते हैं। अब होता क्या है कि जो वो कार्बन डाइऑक्साइड खुद छोड़ रहे हैं वो सारी की सारी ये एल्गी अब्जॉर्ब करती रहती है और ऑक्सीजन छोड़ती रहती है। तो है ना कमाल की चीज़ की स्पेस क्राफ्ट के अंदर ऑक्सीजन का एक अच्छा बैलेंस बन सकता है, वो ये एल्गी करती है। 2 सिलेंडर्स वगैरह भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर डिपेंड रहते हैं, बट ये भी होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ऊपर कोई उनको वैसा भोजन तो मिलने नहीं वाला है, तो ये एल्गी खाते हैं ऊपर। आप सोचेंगे एल्गी, जी हाँ, इसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत भरपूर होती है, और है तो फूड ही, प्लांट ही तो है, प्लांट किंगडम में ही तो आ रहा है, तो खा क्यों नहीं सकते, खा सकते हैं, तुम भी खा लो, हाँ तुम्हारा दिल नहीं करेगा, वो एक दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट इसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स है ना, भरपूर है, आयरन है, विटामिन है, तो इसलिए जो है ये क्लोरेला एल्गी को जो है साइंटिस्ट लोग ऊपर लेके जाते हैं और खाते भी हैं, है ना, नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे और पचेगा कैसे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे ऐसे ही तो। और बाकी ये सनलाइट और मिनरल्स और वाटर की प्रेजेंस में तो तुरंत ग्रो हो जाती है, तो इसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, फटाफट होता है ये काम, ठीक है। ये पढ़ लेना आप आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
फियोफिकी की ये क्या होती है, ब्राउन एल्गी होती है। ये आपको नाम सारे याद रखने की, रेड एल्गी कौन सी होती है, ग्रीन कौन सी होती है, ब्राउन कौन सी होती है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। मैच द फॉलोइंग करके, है ना, एक तरफ वो 3 एल्गी के लिख देंगे, एक इस तरफ कलर लिख देंगे, मैच करो इनको, तो आपको पता होनी चाहिए, तभी तो मैच करोगे। फिर अब देखिए कि इनके अंदर, ब्राउन एल्गी के अंदर स्पेशली आप देखिए जो फूड होता है ना, वो कैसे फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे पीछे वाले में मैंने बताया था ना, ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, कि पायरोनोइड में होता है ग्रीन एल्गी में फूड स्टोर। अब यहाँ पे कहाँ होता है, यहाँ जो होता है ना फूड स्टोर, वो कहाँ होता है, लेमिनेरिन और मैनिटोल में। अब ये जो है इनको रिजर्व फूड भी बोला जाता है, इन दोनों को क्या है, रिजर्व फूड भी बोला जाता है। जैसे ही फूड खत्म होता है ये यहीं पे दौड़ता है, रिजर्व फूड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो दोनों बने होते हैं ये उसी चीज़ के बने होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स में भी पर्टिकुलर जाएंगे तो ग्लूकोज के, सुक्रोज के, है ना, ग्लूकागोन के। तो वहाँ से ये जो है ये एक तरह से एनर्जी का ही भंडार है, और जब भी इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये बैकअप में पड़े रहते हैं, रिजर्व फूड होता है ब्राउन एल्गी का, तुरंत इसका इस्तेमाल कर सकती है। ये सीधा पेपर में आया था पहले भी, अगेन पूछ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जो है कॉमन फॉर्म्स इसकी कौन कौन सी होती हैं, तो वो लेमिनेरिन, सरगैसम, फ्यूकस, ये सब आप एक रफ आइडिया के लिए डाली है, ताकि आपको क्लियर रहे कि इसके टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। क्योंकि आजकल एग्जामिनर का ये आदत हो गई है कि वो सीधा सीधा जो है कुछ भी, फ्यूकस बताओ किसकी है, सरगैसम बताओ किसका टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए। पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं तो पता होगा तो फिर लाइब्रेरी में ही नहीं रहेगा दिमाग की, तो कैसे होगा, है ना। फिर नेक्स्ट है हम रेड एल्गी की बात करते हैं। तो देखो मैंने ग्रीन का बता दिया, ब्राउन का बता दिया, अब मैं रेड का बता रहा हूँ। रोडोफिकी है, इसको रोडोफिकी बोलते हैं, या रोडोफाइटा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ रेड एल्गी होता है इसको रोडोफाइटा भी बोल सकते हैं, मैंने वही आपको बताया। फिर ये जो है ये ओल्डेस्ट यूकैरियोटिक एल्गी ग्रुप्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराने यही हैं, ठीक है। और ये जो है आप देखिएगा कि अगर हम पानी के अंदर देखेंगे, तो जैसे मान लो कि सपोज करो पानी की गहराई में जाओगे तो हरी एल्गी तो ऊपर है ना, तो ये रेड एल्गी हमें थोड़ी सी उससे नीचे दिखाई देगी, है ना। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही तैर रही है रेड एल्गी, कंपैरेटिव टू ग्रीन, रेड जो है हमें उससे नीचे दिखाई देती है पानी में। और बाकी इसका जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, ये कैसे होता है, अगेन मैंने आपको वैसे ही बताया कि ये है, जैसे मान लो ये रेड एल्गी है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, इसको बीच में से ब्रेक कर दो तो एक ये बन गया, एक ये बन गई, तो ये अपने आप को पूरा ग्रो कर लेती है। फिर वो आपस में ब्रेक कर दें, या इसको 4-5 भागों में ऐसे ब्रेक भी कर दोगे ना, है ना, तो ये सब भाग जो है वापस से बड़े हो जाएंगे। रेड एल्गी इस तरीके से ग्रो करती है ना, रिप्रोडक्शन इसकी ऐसे होती है। वही यहाँ पे मैंने सारा का सारा लिख दिया है, तो अच्छे से पढ़िए और नंबर लेकर आइए। अब मैं इसका एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि डिवीजन ऑफ एल्गी का, कि इधर मैंने क्लास लिख दी है, कॉमन नेम लिख दिया है, वही जो मैंने अभी पढ़ाया, मैं उसके अंदर पिगमेंट कौन सा है, फूड किस तरह से स्टोर होता है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, हैबिटेट क्या है, वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए क्लोरोफिकी क्या होती है, ग्रीन एल्गी होती है। फायोफिकी क्या होती है, ब्राउन एल्गी होती है। रोडोफिकी क्या होती है, रेड एल्गी होती है। अब ये जो है ग्रीन एल्गी, इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए बी, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं पे जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर भी एक क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन वो ए और सी वाला होता है, और इसको फुकोक्सैंथिन भी बोलते हैं। वहीं पे जो रेड एल्गी है इसके अंदर क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फाइकोरिथ्रिन भी बोलते हैं। इसके बाद फूड इनमें कैसे स्टोर होता है, तो फूड जैसे ग्रीन एल्गी में जो है स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है भाई, स्टार्च की फॉर्म में फूड होगा। वहीं पे जो है ब्राउन एल्गी के अंदर मैनिटोल या लेमिनेरिन की फॉर्म में होगा, एंड रेड एल्गी में जो है फूड फ्लोरिडीन या स्टार्च की फॉर्म में, फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में होगा। अब सेल वॉल की बात करते हैं, तो जो ग्रीन एल्गी है इसकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, वहीं पे जो ब्राउन एल्गी है इसकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज एंड एल्गिन दोनों से, और रेड एल्गी की जो बनी होती है वो सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी होती है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे फ्लैजेला की बात करें, तो वो फ्लैजेला किस में एब्सेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया ना वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो जो रेड एल्गी है इसके अंदर फ्लैजेलास नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर में पूछ सकते हैं। कुछ भी डिफरेंट जो होता है ना वो हमेशा जो है ज़रूर पूछता है एग्जामिनर, तो ये याद रखिएगा। इनका हैबिटेट के बारे में बता दिया है कि ब्रैकिश वाटर में कौन सी होती है, फ्रेश वाटर में कौन सी होती है, तो ये आप एक बारी रीड मारेंगे तो आपको सारे का सारे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है भाई। ये हिंदी के लिए भी मैंने बिल्कुल लिख दिया, और इंग्लिश में तो मैंने पढ़ा ही दिया है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बरियोफाइटा की, ठीक है भाई। मैं वापस से वहाँ लेके चलता हूँ, तो वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर रहेगा कि एल्गी तो मैंने एल्गी का पूरा जगत पढ़ा दिया है। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, थैलोफाइटा में मेनली क्या है, एल्गी है, ठीक है। थैलोफाइटा हम पढ़ चुके हैं, अब बरियोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो है ये अपने को पढ़ना है।
चलो, बरियोफाइटा जो होते हैं इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं। एम्फीबियन आपको अगर पता हो तो कौन से होते हैं? एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जो धरती पे भी रह सकते हैं, है ना। कुछ आप देखिए कि एनिमल ऐसे भी होते हैं जो पानी में रह रहे हैं, है ना, और अंडे देने के लिए बाहर आ जाएंगे, है ना। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर ज़्यादा रहते हैं, अंडे देने के लिए पानी में चले जाते हैं। तो इस तरीके से उनको, यानी कि दोनों जगहों में जो रहते हैं वो एम्फीबियन होते हैं। आप देखिए जैसे कछुआ है, मगरमच्छ है, आप देखेंगे तो ये एम्फीबियन की कैटेगरी में एक तरह से आ जाएंगे। और यहाँ पे जो बरियोफाइट हैं ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है, ठीक है। ये तो पौधे हैं ना, वो तो मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है पौधों का एम्फीबियन अगर बोलना हो तो बरियोफाइटा को बोलेंगे, ठीक है। ये जो हैं ये सॉइल में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। और स्पेशली पानी में क्यों जाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, अपनी ग्रोथ करवानी है, तो ये पानी में जाएंगे। फिर इसके बाद जो है स्फेगनम जो है, स्फेगनम एक स्पीशी है। ये कौन सी स्पीशी है? एक तरह से इसको आप मॉस बोल सकते हैं। और ये क्या करती है? ये बहुत सारे जैसे डेड प्लांट्स एंड एनिमल से क्या बनाती है? पीट बनाती है, ठीक है। और ये जो पीट होता है ये किस चीज़ के लिए काम आता है? आपको मैं बता दूं, बहुत सारा कोल जो है, पीट कोल आपने सुना होगा, है ना। फिर आगे पेट्रोलियम्स में भी इसका यूज़ होता है। तो कहने का मतलब है ये एज ए फ्यूल यूज़ होता है और एज ए पैकेजिंग मटेरियल भी यूज़ हो सकता है जब कोई लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छी खासी, कोल के पास भी आप देखिए वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई रहती है, ठीक है, इस वजह से। फिर उसके बाद जो है इनको आप दो भागों में बांट सकते हैं जो बरियोफाइट है। एक होते हैं आपके लिवरवॉर्ट्स और दूसरे होते हैं मोसिस, ठीक है भाई। अब लिवरवॉर्ट्स के बारे में सारी की सारी चीज़ें ये देखिए, ये जैसे दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन, ये क्या होते हैं? ये हरे हरे जो आपको दिख रहे हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर इनका रहता है, ठीक है। रिबन जैसा, आपने हरा रिबन देखा होगा ना वो बर्थडे के ऊपर, बिल्कुल वैसा ही रिबन जैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो इस जो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एक तरह से थैलोइड बोल सकते हैं इस रिबन लाइक स्ट्रक्चर को, थैलोइड्स, ठीक है भाई। और इसका एग्जाम्पल देना हो तो मर्चेंटिया इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये कौन से इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स के अंदर पैदा होते हैं। ये आप रखिए डैम्प सॉइल में, है ना। डैम्प सॉइल मतलब थोड़ी गीली सी दलदली सी जो मिट्टी होती है उसके अंदर ये पैदा होते हैं, ठीक है। और बार्क ऑफ ट्रीज पे या वुड्स के अंदर भी ये पैदा हो सकते हैं, यानी कि ये ग्रो हो सकते हैं लिवरवॉर्ट्स, ये आप ध्यान रखिएगा। और इनके अंदर टाइनी लीफ लाइक अपेंडिजीज होती हैं, वो तो मैंने बता ही दिया है ना। छोटे छोटे पत्ती टाइप भी होती हैं, ये सब मैंने बता दिया है। और ये समझिए कि 2 रोज होती हैं ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जैसे एक स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो है पत्तियां 2 रो में आ जाएंगी, ठीक है। ये स्टेम हो गई, ये स्टेम हो गई, तो 2 रो में पत्तियां आएंगी। जैसे यूजुअली हमें देखने को मिलता है ना कि ये स्टेम हो गई तो एक पत्ती इधर, एक इधर, इधर इधर, ऐसे करके आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ये हिंदी वाले बालकों के लिए लिख दिया सारे का सारा, इसको एक बार रीड कीजिए। चलिए, एग्जाम्पल तो लिवरवॉर्ट्स का मैं मर्चेंटिया बता ही चुका हूँ। और ये जो है ये क्या करता है? एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जैसे कहाँ गया, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब अम्ब्रेला का क्या मतलब होता है? अम्ब्रेला को जब आप खोलते हैं तो यूँ ऊपर करके खोलते हैं, यही करते हैं ना। अम्ब्रेला को नीचे होती है पहले अम्ब्रेला, तो नीचे वाले हैंडल और वो जो है वो मिले होते हैं, ठीक है। यूं करके आप ऊपर खोलते हैं तो वो भाग जब ऊपर चला जाएगा, आप समझना कि एक भाग जो है जैसे ये ऊपर चला गया तो हैंडल नीचे रह गया, वो भाग ऊपर चला गया, तो बीच वाला जो भाग है ना वहाँ पे जो है स्पोर्स बन सकते हैं, स्पोरोफाइट्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। अब जैसे ऊपर वाले भाग को एक तरह से क्या कह सकते हैं आप? ऊपर वाले भाग को हम गैमेटोगैंगिया बोल सकते हैं और नीचे वाले को क्या बोल सकते हैं? नीचे वाला जो भाग है गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। और बीच में क्या बन जाते हैं? स्पोरोफाइट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो इसके बारे में याद रखनी है। और अगर इसके लाइफ की बात करें तो देयर वुड बी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ। एसेक्सुअल का मतलब होता है जो खुद में ही सेक्स करके और खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, और दूसरे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एक प्रजाति दूसरे के साथ कर रही है ना, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है भाई। इसके बाद दूसरी प्रजाति इसके अंदर जो बनती है, एक तो लिवरवॉर्ट्स हो गए, दूसरे हो गए हॉर्नवॉर्ट्स। इनको जो है एंथ्रोसीरोटोफाइट भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं फ्लावरलेस
स्पोर प्रोड्यूसिंग बरियोफाइटा, यानी कि इनके ऊपर कोई भी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ स्पोर्स के इसके अंदर प्रोड्यूस जरूर होता है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे येलो येलो से, ये जो होते हैं इन्हीं को जो है स्पोर्स बोलते हैं। इसका एक तरह से ये जब इसके ऊपर जमा हो जाते हैं स्पोर्स, तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम भी इसका करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका जो शेप है वो टेपरिंग हॉर्न लाइक और नीडल लाइक होता है ना, ऐसा लगेगा आपको जैसे नीडल है या फिर ऐसे लगेगा कि सींग है, इस तरीके के ये इसके ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनको हॉर्न बोर्ड भी बोला जाता है। और इसके अलावा इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मोसिस जो है इसी के एग्जांपल हो सकता है, और ये कई तरीके के इन्वायरमेंट में जो है पैदा हो सकते हैं। और ये जो है इनके अंदर एक खास बात मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैंने देखा था, अच्छा वो आगे आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, बस आप ये याद रखिए कि शॉर्ट फ्लैट लीव्स होते हैं, एक राइजोम्स है, राइजोम्स आगे आएगा तो मैं वहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इसकी खासियत क्या है कि इसकी लीव्स जो होती है फ्लैट लीव्स होती है और छोटी छोटी पत्तियाँ होंगी, ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी पत्तियाँ होंगी और बिल्कुल प्लेन सी लगेंगी आपको। उसके बाद जो रूट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं, और साथ में इसमें पेरिस्टोम्स होते हैं, यानी कि 3-4 ये इसके पार्ट हैं। अगर पेपर में पूछे तो अब बता सकते हैं कि किस चीज़ के पार्ट हैं। और कॉमन एग्जांपल्स इन मोसिस के, मोसिस तो एक कैटेगरी होगी है ना, मोसिस में भी फर्दर पूछ ले कि बताओ किसके एग्जांपल बताओ, क्योंकि वो बोल देगा फिनोरिया बताओ कि क्या है, तो आपको पता होना चाहिए फिनोरिया इज ए हॉर्नवॉर्ट, वो इस तरीके से पेपर में पूछते हैं कई बार, है ना। तो इसका जो मोसिस तो है, मोसिस में भी फर्दर अगर कोई पूछे तो फिनेरिया हो गया, पॉलीट्रिचम हो गया, स्फेगनम हो गया, ये इसके टाइप हो गए। हिंदी वाले यहाँ से सारे का सारा पढ़ लेंगे एक बारी, ठीक है। हॉर्नवॉर्ट लिख दिया, लिवरवॉर्ट लिख दिया, पूरा का पूरा मैंने समझा दिया है। उसके बाद टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। 3 चीज़ थी मैंने आपको बताई है ना, थैलोफाइटा, बरियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगैम्स यही होते हैं। तो अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो टेरिडोफाइटा की करने वाला हूँ। टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये हॉर्स टेल एंड फर्न्स होते हैं, यानी कि घोड़े की पूंछ जैसे और फर्न्स टाइप, है ना। फर्न्स क्या है ये देखिए आप, ये फर्न होती है ना, लंबे लंबे प्लांट हो गए, यूँ ऐसे तिरछे से, है ना, तीखे लगेंगे एकदम से, आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्लेड सा होता है कोई, इस तरीके से आपने देखी भी होंगी ऐसी पत्तियां। और आप देखिएगी हमेशा ये तीखे तीखे ही कांटों की तरह से हैं, कांटे नहीं होते हैं, इनकी पत्तियां बहुत ही तीखी टाइप से होती हैं। आप कांटे मत समझ लेना, ऐसे हाथ लगाओगे तो सॉफ्ट ही लगेंगे, लेकिन शेप ऐसा लगता है जैसे ब्लेड टाइप हो, है ना। तो वो फर्न्स होते हैं और हॉर्स टेल होती है इनकी, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बोलें वेस्कुलर पार्ट्स की, तो दे हैव टिश्यूज़ लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, दे हैव बोथ वेस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है आपका पानी और मिनरल ट्रांसपोर्ट करना इसके अंदर, और जो फ्लोएम का काम है वो फूड को और पानी को ट्रांसफर इसके अंदर करना रहता है। तो ये वेस्कुलर टिश्यूज जो है इसके अंदर डेवलप्ड होते हैं पूरे के पूरे। इसके बाद वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब क्या है वेल डिफरेंशिएटेड का, इससे पहले हम जितने भी देख रहे थे उसके अंदर क्लियरली हमें नहीं पता लग रहा था कि भैया स्टेम कौन सी है, लीफ कौन सा है, इसीलिए हम उसको ज़्यादा इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे और उसके बारे में ज़्यादा थैलोफाइटा बरियोफाइटा के बारे में हम ज़्यादा समझ भी नहीं पा रहे होंगे शायद कि वो चीज़ें है क्या। लेकिन क्यों, क्योंकि वो पूरे कंप्लीट प्लांट नहीं है ना। अगर कंप्लीट प्लांट हो तो उसको समझना आसान है कि ये पत्ती है, ये स्टेम है, ये रूट है ना। वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल हमें देखने को मिलती है। आप देखिए कि ये जो है ये आपको सारे के सारे दिख रहे हैं ना, ये आपके जो है आगे पत्तियां हो गई, ये स्टेम हो गई, फिर ये नीचे रूट हो गई, तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है। जबकि आप देखिए यहाँ पे पीछे वाले प्लांट्स में यहाँ आपको कुछ भी ढंग से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरीके के दिखते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ शुरू और कहाँ खत्म हो गए ये, तो कैसे आप बता पाएंगे, ठीक है। इस वजह से जो है ये वेल डिफरेंशिएटेड है, वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, यानी कि थैलोफाइटा और बरियोफाइटा आर नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, जबकि टेरिडोफाइटा आपको वेल डिफरेंशिएटेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ये कौन से इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं, तो ठंडे इन्वायरमेंट में, डैम्प शेडी प्लेसेस में, दलदली मिट्टी के अंदर जो है पैदा होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखेगा कि सैंडी सॉइल में भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो है टेरिडोफाइटा ये हमें दलदली सी मिट्टी में ही देखने को मिलेंगे, ना कि रेत में। इसके अलावा इनको अगर क्लासीफाई करना हो तो 4 कैटेगरी में आप कर सकते हैं। एक है सिलोप्सीडा, दूसरा है लाइकोप्सीडा, और तीसरा है स्फिनोस्पीडा, एंड लास्ट वाला है अपना टेरोस्पीडा। ठीक है भाई, इसमें ये जो स्फिनोस्पीडा है इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। आप सोचेंगे मैं इतनी डेप्थ में क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्पिनोस्पीडा का इक्विसेटम है, स्पिनोस्पीडा का ही एक फर्दर टाइप होता है इक्विसेटम, इसके ऊपर सवाल आ रखा है। अब आप देखो कि कितनी ज़्यादा गहराई में वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या कर सकता है इंसान। अगर मैं ये सब ना बताऊँ तो आपको लगेगा कि भैया वहाँ तो पेपर में ये चीज़ पूछा गया, इन्होंने बताई नहीं। आपको खुश करने के लिए मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से भी बता सकता था, सिर्फ एल्गी पढ़ा के निकल जाता, ये ना बताता आपको क्या फ़र्क पड़ता था। लेकिन फिर भी
मैंने कोशिश की कि मैं ये चीज़ें ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँ जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा रही हैं बार बार, है ना। तो क्यों ना हम डिस्कस करें, हमें कंप्लीशन की तरफ जाना है। मेरा कोशिश ये है कि इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीज़ें ज़रूर डालूँ कि जो मल्टीपल टाइम एग्ज़ाम के अंदर आ रही हैं, जिसको एग्जामिनर टच कर रहा है, ठीक है। पेड कोर्स इज़ डिफरेंट थिंग कि अब पेड कोर्स में तो इनके बारे में बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा, वो थोड़ा लंबा भी रहेगा सेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अब मैं इतनी ज़्यादा लंबी उसको रायते को फैला दूंगा तो फिर ये वीडियो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। हमें क्रिस्प रखना है इसके अंदर कि हम सब चीज़ें भी कर ले, कवर भी हो जाए सब कुछ, और एकदम शॉर्ट नोट की फॉर्म में सब कुछ कवर हो जाए, यानी कि कुछ छूटे भी ना। तो हम उस एंगल से इस वीडियो के अंदर चल रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझनी है, डेप्थ में चीज़ें करनी है, फिर आप पेड कोर्स में जाइए। अभी लेटेस्टली हमने पेड कोर्स अपना लॉन्च किया, फिर आप उसमें जाइए, है ना। और बुक के अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव फॉर्म में बताया, तो आप बुक पढ़िए। चलिए, अब जैसे कि मैंने बोला इक्विस एटम पे क्वेश्चन आ रखा है, तो ये जो होता है इक्विस एटम, ये क्या करता है अब आप देखिएगा। इक्विस एटम में होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर क्या एक अंडरग्राउंड सिस्टम है। जैसे आप देखिए कि ये जो पूरे का पूरा रूट्स का सिस्टम है ना, ये जो इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये डंडी दिख रही है, इसको बोलते हैं राइजोम। राइजोम क्या हो रहा है कि इस राइजोम की वजह से ना ऊपर भी इसकी अलग अलग जो है ब्रांचेस बन रही हैं, और इसी में नीचे भी इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है अपने आप को ऊपर भी ब्रांचेज में और नीचे भी ब्रांचेज में। किसकी वजह से? ये राइजोम्स की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है, ये पेपर में पूछा गया था कि किसकी वजह से करता है, तो ये इक्विस एटम के अंदर राइजोम की वजह से होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आ रखा है एग्जाम में। इसके अलावा इसके अंदर मैंने बता दिया कि वेस्कुलर प्लांट्स हैं ये, है ना। तो क्यों है वेस्कुलर प्लांट्स? क्योंकि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों ही हैं। और ये जो है, जो कार्बोनीफेरस पीरियड था हमारा, कार्बोनीफेरस पीरियड कौन सा था जिसमें हम बोलते हैं ना कि पेंजिया वगैरह बना। अब वो ज्योग्राफी के अंदर हम करते हैं, सारे जो सी हैं वो आपस में जुड़ गए, माउंटेन्स बने, है ना। ये हिमालयस का उत्पन्न वहीं से हुआ कि फोल्डेड माउंटेन्स हैं। फिर वहाँ पे जो है बहुत सारा कोल बना, क्योंकि एनिमल्स वगैरह या जो भी है पत्ते पुत्तियाँ ये सब नीचे गिर जाते थे, मर मुर जाते थे। तो वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई में डेप्थ में जाते गए जब, तो एक के बाद एक ऊपर कलेक्शन होता गया। तो वो जो नीचे है हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कोल बन गया, फिर वहाँ से पेट्रोलियम हमारे सामने आया। तो वो जो पीरियड था ना, वो कार्बोनीफेरस पीरियड था। अब जो है, अब तो कटिंग चल रही है इनकी, अब कहाँ बनेंगे ये रिसोर्सेज। आप देखिए, अगर ऐसा ना होता तो तेल देखिए खत्म होने वाला है ना। अब देखिए अरब कंट्रीज़ को आज टूरिज्म पे डिपेंड होना पड़ गया अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए। तेल तो खत्म ही हो रहा है, आगे वैसे भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, बायोफ्यूल्स आ रहे हैं। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये वो पीरियड था जहाँ पे रिसोर्सेज उत्पन्न हुए, उसको हम बोलते हैं कार्बोनीफेरस पीरियड, जहाँ पे स्पेशली कार्बन वाले, जैसे कि कोल मैंने बताया ना, पेट्रोलियम कोल, ये सब जो है बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में उत्पन्न हुए थे, उसको बोलते हैं कार्बोनीफेरस पीरियड। तो उसके अंदर ये जो है स्फीनोस्पीडा जो है, ये हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिला। चलिए, ये हिंदी में लिखा है मैंने पूरे का पूरा, उसी चीज़ को आप अच्छे से इसको रीड मात्र कर लीजिए बस। आगे आप बात करते हैं हम फ्नेरोगैम्स की, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको कुछ इशू आ रहा है। यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसकी क्लासिफिकेशन जो हमने की है ना। मैं एक बार क्लासिफिकेशन चार्ट पे ले चलता हूँ, तो वहाँ से आपको कनेक्शंस बिल्ड होते जाएंगे। अब देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम देखो ये पूरा इस तरफ वाला तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस तरफ वाला थैलोफाइटा पढ़ लिया, और मैंने बोला था इसी के अंदर ही आप देखिए ये क्रिप्टोगैम्स है, इसी के अंदर ही थैलोफाइटा, बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा होते हैं। ये सारे हमने पढ़ लिए। अब हम फेनेरोगैम्स पढ़ेंगे, और फेनेरोगैम्स के अंदर क्या होता है, फेनेरोगैम्स के अंदर आपका जो है ये आ जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। यानी कि कुल मिला के हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ये वाला जो भाग है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्त। और इसके अलावा सिर्फ एक सेकेंड, सिर्फ ये जो भाग है ये रह गया है, ठीक है। तो ये क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम, अब हम फेनेरोगैम पढ़ रहे हैं। ये तीनों क्या थे? ये क्रिप्टोगैम थे, ये जो है ये फेनेरोगैम है। ये डिफरेंशिएशन का तरीका होता है क्लासिफिकेशन का, कि अब देखो कि उसने पहले बोला अनडिफरेंशिएटेड पार्ट्स हैं, डिफरेंशिएटेड पार्ट्स हैं, तो ये इस टाइप की क्लासिफिकेशन हुई। वही क्लासिफिकेशन अगर आपको क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम में करनी है, तो फिर ये तीन एक साइड हो जाएंगे, वो दो एक साइड हो जाएंगे। तो डिपेंड्स कि आप क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं। नाउ वी आर स्टडिंग जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नेक्ड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, वहीं पे जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है, ठीक है भाई। जैसे कि ये रहा, ये एंजियोस्पर्म है, और ये जो है ये आपको जिसका भी सीड्स बाहर आपको देखने को मिलेंगे ये जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, सूरजमुखी का फूल तो मैंने आपको बताया ही था कि इसके यहाँ पे जो है बहुत सारे सीड्स होते हैं, और ये जो है हमें
क्लासिफिकेशन जब हम फेनेरोगैम की करते हैं तो बहुत ही प्रिमिटिव और सिंपल सीड प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्लांट्स आर नेक्ड एंड आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स। किसके अंदर होता है स्पेशली, ये हमें जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म में तो फ्रूट के अंदर जाके हमें वो सीड्स देखने को मिलेंगे। मतलब मोटे मोटे तौर पे आपको चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं दे डू नॉट कंटेन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनी फ्रूट और फ्लावर्स अनलाइक एंजियोस्पर्म्स। अब देखो वही चीज़ बता रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं ना वो फ्रूट्स पैदा कर सकते हैं, ना वो यहाँ से फ्लावर्स को पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और जो इवन पैदावार भी इनकी हो रही है, इनकी जो पैदावार हो रही है वो बाहर ही जो है आपका सीड्स बाहर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे एंजियोस्पर्म में तो वहाँ पे जो है वो बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स का एग्जांपल है। आप देखिए वो बीज जो है अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। ये मेजर है, एक मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे वुडी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और पेरेनियल का मतलब होता है कि साल भर चलने वाले हैं ना, तो पूरे साल भर में कहीं भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में होंगे। और ये जो है कोल्डर एरियाज़ में हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये तो मैं जिम्नोस्पर्म्स की सारी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। ये किसकी बातें हैं, जिम्नोस्पर्म्स की बातें हो रही हैं अब सारी नीचे तक। इसके अलावा लिविंग जिम्नोस्पर्म्स आर डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स मोस्ट ऑफ विच बियर देयर स्प्रोंजिया इन लार्ज प्रोमिनेंट स्ट्रोबिली और कॉन्स। अब ये देखो होता क्या है, स्ट्रोबिलस क्या है, ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसका या रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप ह्यूमंस के अंदर देखते हैं, फीमेल का देखते हैं ओवरी वगैरह, है ना, पेनिस हो गया मेल्स का। ऐसे ही जो इसका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स वो कौन से हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रोबिलस, ठीक है भाई। ये मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ये मैच्योर फीमेल का हो गया, जैसे कि इनके अंदर भी मेल फीमेल का सिस्टम रहता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये क्या होगा, स्ट्रोबिलस किसको बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है दोस्त। तो ये पेपर में आएगा तो सीधा सीधा आप उत्तर मार्क कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इनकी जो पॉलिनेशन होती है और जो फर्टिलाइज होते हैं, ये इनके जो एग्स फर्टिलाइज हो रहे हैं वो 1 साल लगता है उसको होने में। उसके बाद जो पूरा का पूरा सीड को मैच्योर होने में अगर कोई पूछ ले तो 3 साल का समय लगता है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये पेपर में एक बार पूछा गया था तो मैंने बता दिया आपको। फिर इसके अंदर भी जो है आप देखिए ध्यान से कि जाइलम, लैक्स, वेसल्स और जो फ्लोएम होता है उसके अंदर जो है कंपेनियन सेल्स जो है नहीं देखने को मिलते। इस वाले के अंदर क्या होता है, जाइलम में वेसल नहीं देखने को मिल रहे हैं और फ्लोएम में जो है कंपेनियन सेल देखने को नहीं मिल रहे हैं। फिर इसके अंदर भी अगर आप जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जाएंगे तो 2 भागों में ये बटा हुआ है, साइकेडी और कोनीफेरा। कोनीफेरा तो मैंने पहले भी अभी बताया, कोनीफेरस क्या होते हैं, बिल्कुल जिसके अंदर शार्प एजिज वाले जो है हमें लीव्स देखने को मिलते हैं। और वहीं पे जो है साइकेडी कैसे होते हैं, जैसे पाम लीव्स टाइप होते हैं, पाम जैसे दिखाई देते हैं ये, है ना। और नेक्ड सीड इसके अंदर होते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। इन सबके अंदर जो है नेक्ड सीड मतलब कि जिनको आप नंगी आंखों से जिनके सीड्स को देख सकते हैं वो होते हैं। ये हिंदी का पूरा लिख दिया है मैंने, इसको रीड आउट मारिएगा। आगे हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। तो अगेन एंजियोस्पर्म्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे रोज़ हो गया तो वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं पे इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, रोजीज हो गया, लिलीज हो गया, ब्रोकली हो गया, टोमेटो हो गया, है ना। टोमेटो के अंदर भी देखिए सीड्स कहाँ होते हैं, टोमेटो के अंदर होते हैं, ब्रिंजल्स हो गए, ये सारे एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आएंगे। और इनको भी फर्दर मैंने आपको बताया था कि 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है डाइकोटिलेडन और एक होते हैं मोनोकोटिलेडन। अब जो मोनोकोटिलेडन होते हैं इसके अंदर क्या होता है भाई मेरे, ए फ्लावरिंग प्लांट दैट हैज ओनली 1 सीड लीफ और कोटिलेडन इन दी एम्ब्रियो, है ना। तो इसके अंदर अगर एक ही सीड लीफ है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी एक ही कोटिलेडन है, एक ही सीड लीफ है तो वो हो जाएगा मोनोकोटिलेडनस। अगर 2 है तो वो हो जाएगा डाइकोटिलेडनस। तो इसका मोनो वाले का अगर एग्जांपल देखते हैं तो क्या हो जाएगा, बीट और मेज जो है वो इसी की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा इनकी जो लीव्स होती हैं, तो जैसे हमारे हाथ के अंदर लकीरें हैं, ऐसे लीव्स के अंदर भी हम देखते हैं बहुत सारी लकीरें होती हैं। तो वो जो पूरा का पूरा पैटर्न होता है ना, ब्लेड लाइक लीव्स के अंदर, उसको बोलते हैं विनेशन, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखिएगा। उसको क्या बोलते हैं, वीन्स को क्या बोलते हैं, उसकी विनेशन बोलते हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं कुछ अलग अलग टाइप्स की बात करूं प्लांट्स के, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एक हर्ब्स हो सकते हैं, एक मोनोशियस प्लांट्स हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, हर्ब्स वो प्लांट होते हैं, जड़ी बूटियां जिनको आप आज की डेट में बोलते हैं,
जो जिनकी जो स्टेम्स है बहुत ही सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है। हर्ब्स आपने देखा हो ना, वो लेके आता है, वैद्य लेके आता है, वो कूट रहा होता है वहाँ पे, फिर इसको खिलाएंगे, ये जो आदमी है ये ठीक हो जाएगा, वही वाली हर्ब्स की बात हो रही है। तो ये ग्रीन होती हैं, सॉफ्ट होता है, इनके जो लीव्स हैं बहुत ज़्यादा, और पेरिशेबल, जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं, यानी एक आध सीज़न में ही ये लुढ़क लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक एक जो हर्ब है वो चल रही है। कई जड़ी बूटियाँ ऐसी भी होती हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में, एक पर्टिकुलर समय में ही मिलती हैं। तो वो वैद्य लोग क्या करते थे, तो उनको इकट्ठा करके रख लेते थे कि हाँ ठीक है, बाद में जब किसी को ज़रूरत होगी तो उनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है भाई। अब इसमें एग्जाम्पल अगर देने हो तो जैसे मैं वीट को बोल सकता हूँ, पैडी को, राइस को बोल सकता हूँ। क्या वीट जो है वो पूरा साल हम पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि जो गेहूँ है, गेहूँ की कटाई कब होती है? बैसाखी के टाइम होती है, अप्रैल के आसपास में देखिए, है ना। उसके बाद जो है चावल की खेती शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि चावल का अपना सीज़न है, जो रेनी सीज़न है, चावल वो पानी ज़्यादा चाहिए, तो रेनी सीज़न में चावल लगेगा मानसून टाइप में, है ना। और जो दूसरा सीज़न है जिसके अंदर आप देखिए कि थोड़ा विंटरिश सीज़न आ रहा है ना, तो वहाँ पे जाकर कौन सा है, गेहूँ की पैदावार हो रही है। ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि अब आजकल तो देखिए सिस्टम ऐसा हो गया है कि अलग अलग टाइप के सीड आने लग गए हैं ना। अब पहले क्या है कि जो आप तोरई खाते थे वो एक पर्टिकुलर सीजन में आपको देखने को मिलती थी। अब देखो 12 महीने मिल रही है। गोभी है, पहले कुछ ही समय देखने को मिलती थी, अब 12 महीने मिल रही है ना। तो अब तो सिस्टम ही ऐसा आ गया है, भी हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, है ना। और चलो वो तो कूलिंग स्टोरेज तो है ही है, लेकिन हाइब्रिड सीड्स भी आ रहे हैं कि कभी भी 12 महीने सब्जियां पैदा हो रही हैं। अब सिस्टम अलग हो गया है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी हम लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं, बट उनका टेस्ट वैसा आता नहीं है, मैं सही बताऊं आपको। बट यहाँ पे क्या है हर्ब्स के अंदर, कि ये जो हर्ब्स हैं कुछ कुछ जो हैं वो सीजनल रहती हैं। बस सीधी बात ये है, कैरेट हो गया, जिंजर हो गया, ये सब हो गया। फिर मोनोशियस प्लांट्स कौन से होते हैं? दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन द सेम प्लांट। मैंने क्या बोला कि जो प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल पार्ट भी है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, यानी उसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, उसके अंदर ही है सब कुछ, है ना। उसके अंदर ही औरत है, उसके अंदर ही आदमी है, खुद ही रिप्रोडक्शन भी कर लेगा, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स अगर कोई बोले तो ये कौन से होते हैं? जैसे मेज़ हो गया, ककुम्बर हो गई, है ना, तो मेलन हो गया, कोकोनट हो गया। तो ये सारे जो हैं मोनोशियस प्लांट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, समझाने की कोशिश की। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। सेम ही मैंने यहाँ पे हिंदी में भी पूरा का पूरा लिख दिया है, हिंदी वाले भी इसको एक बार रीड आउट मार लेंगे। ठीक है भाई। अब जो मैंने आपको समझाया है अभी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स, इनको अगर आपको एक ब्रीफ आउट देना हो कि डिफरेंशिएट करना हो तो ये कर सकते हैं। ये होते हैं एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स, ये होते हैं नॉन फ्लावरिंग। इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फ्लावर्स के अंदर होता है, जबकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कॉन्स के अंदर होता है। फिर यहाँ पे जो है सीड एनक्लोज्ड विद इन ओवरी, यहाँ पे अनएनक्लोज्ड और नेक्ड सीड्स हमें देखने को मिलते हैं ना। मैंने बोला ना इसके अंदर सीड होते हैं, जबकि यहाँ पे बाहरी सीड देखने को मिलते हैं हमें। फिर ये इनकी जो लीव्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं, अभी तो समझा के आ रहा हूँ कि फ्लैट लीव्स थी, है ना। और जबकि यहाँ पे जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक होती हैं, मैंने बताया था ना, यूं तिरछी सी होती है, एकदम कोनिकल सी। फिर यहाँ पे सीजनल लाइफ साइकिल होती है एंजियोस्पर्म्स की, अभी बताया मैंने। जबकि यहाँ पे एवरग्रीन होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पेरेनियल, मैंने शब्द यूज़ किया था पेरेनियल, मैंने एवरग्रीन नहीं किया, पेरेनियल कर लिया। पेरेनियल मतलब साल भर में जो पूरा का पूरा साल जो जिनकी पैदावार हो सकती है वो ये एवरग्रीन हो गए। जबकि यहाँ पे ये जो है एंजियोस्पर्म्स, ये केवल और केवल सीजनल हैं। अभी तो बता के आ रहा हूँ हर्ब्स वगैरह के बारे में। फिर यहाँ पे जो है ट्रिप्लॉइड टिश्यू, यहाँ पे जो होता है हैप्लॉइड टिश्यूज होते हैं। यहाँ पे पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स, विंड, वाटर, है ना। जबकि यहाँ पे मेनली पॉलिनेटेड बाय विंड ही होता है। आपने देखा होगा कि हवा जब चलती है तो बहुत सारे बीजों को इधर से उधर फेंकती है ना। और इसमें तो देखिए कि बीज बाहर ही होते हैं, हवा जब तेज़ी से चलेगी तो इनके बीज इधर उधर ले जाएगी और वहाँ से जहाँ पे वो गिरेंगे वहाँ पे इनकी पैदावार हो जाएगी। जबकि यहाँ पे जो है ये एनिमल्स के थ्रू भी पॉलिनेट हो सकते हैं, वाटर के थ्रू भी हो सकते हैं, विंड के थ्रू भी हो सकते हैं, है ना। अब कोई सपोज करो फ्रूट है, आप भी एनिमल ही हो, है ना। आपने खा लिया, आपने उसके फ्रूट के खा के और बीज फेंक दिए, वहाँ पे मान लो उसका पौधा लग गया। तो दिस इज समथिंग लाइक कि यानी कि पॉलिनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। इनकी जो वुड होती है वो हार्ड वुड होती है ना। और जबकि इनकी जो वुड है वो सॉफ्ट वुड होती है। अब ये नीचे एग्जांपल दे दिए, तो ये एक बार आप इसको पूरे का पूरे को रीड आउट मार सकते हैं। ये हमने अभी जो किया है ये थी हमारी प्लांट किंगडम। अब इसके नेक्स्ट जो होने वाली है वो कौन सी होगी? एनिमल किंगडम। ठीक है भाई।